नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे दोस्तों इस सेशन पर मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 05 की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हम 15 बेहतरीन लाजवाब पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न देखने वाले हैं, फेस करने वाले हैं, वो भी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर। क्योंकि हमारा सपना है आउट ऑफ 30 में से मैथ्स में से 25 प्लस का स्कोर करना और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर प्राप्त करना और सिलेक्शन पाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक मिलेगा, सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी होगी? निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या व्याख्यान विधि। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट शिक्षक बनना। तो रेखा गणित हेतु इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रमुख विधि होती है? देखिए, जब भी रेखा गणित की बात की जाती है, रेखा गणित में पहले कुछ नियम सूत्र लगते हैं, अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? आगमन विधि की बात कर रहे हैं। यानी उदाहरण से नियम की ओर चलना, यह क्या कहलाता है? आगमन विधि। इसलिए रेखा गणित हेतु सर्वाधिक प्रमुख जो विधि कहलाती है वह हमारी आगमन विधि कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने, रामानुजन ने। 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आपको कमेंट करना है कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। आई होप सभी प्यारे मित्र यहाँ पर कमेंट कर चुके होंगे। तो सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी किसकी बात कर रहे हैं? आर, ठीक है, आर्यभट्ट। तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को लाइक कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तीसरा प्रश्न है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग जो है अध्यापक को करना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अब आप लोग ये बताइए, मान लीजिए आपके पढ़ा रहे हैं और ज्यामिति की समस्या को बच्चों में हल करना है, यह हल ज्ञात करने के लिए विधि जो है आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे एक अध्यापक के तौर पर? विश्लेषण विधि का, आगमन विधि का, व्याख्यान विधि का या निगमन विधि की बात कर रहे हैं? तो किस विधि की बात कर रहे हैं? देखिए, ज्यामिति की समस्या का अगर हल करना है तो इसके लिए आपको अध्यापक के तौर पर विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। विश्लेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांट देना, इकट्ठी की गई वस्तु के भागों को अलग अलग, मान लीजिए एक ये है, इसको कई टुकड़ों में, कई भागों में विभाजित कर दिया गया और इसको फिर विभाग के टाइप में फिर अध्ययन कर लिया जाता है, समझा दिया जाता है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ज्यामिति की बात कर रहे हैं। ज्यामिति को पार्ट वाइज भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, और इनकी इकट्ठी की गई वस्तु को अलग अलग करके उनका फिर परीक्षण करना ही विश्लेषण कहलाता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, ये एक अनुसंधान की विधि है जिसमें जटिल से सरल और अज्ञात से ज्ञात और निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षक बंधुओं, भाई एवं बहनों, हर एक गृहिणी सभी ध्यानपूर्वक यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, फीडबैक करेंगे कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित होता है शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो क्या कमेंट यहाँ पर आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित क्या होता है? प्राप्त उद्देश्य की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, सभी कमेंट के माध्यम से फीडबैक करेंगे कि शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं, दूरगामी होते हैं, दूरगामी नहीं होते हैं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं या मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, हमें आंसर पता होता, हम फिर झटपटाहट से जल्दबाजी में वही ऑप्शन देखते हैं। क्या सभी ऑप्शन को रीड करें, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। भले हमें पता है, आंसर पता है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन को डिफरेंट पूछा गया हो, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, हो सकता है नेगेटिव क्वेश्चन हो, आपने पॉजिटिव वाला आंसर पता हो, नेगेटिव प्रश्न आ गया हो, इसलिए प्रश्न को अच्छे तरीके से स्टडी करें। तो शिक्षण के समान उद्देश्य कैसे होते हैं, यहाँ पर दूरगामी सही हो जाएगा।
छठवां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व होता है सांस्कृतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व होता है वह कैसे होता है आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी जानते हैं, अगर आपका यहाँ पे व्यवहारिक दिया गया है तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व व्यवहारिक ही होता है, ठीक है। बाकी मानसिक यहाँ पर नहीं होता, व्यवहारिक रूप में होता है। जब आपका व्यवहारिक ऑप्शन नहीं होगा फिर आप लोग मानसिक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद आप लोग क्या करेंगे। देखिए, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि गणित शिक्षण में छात्रों में जो है प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। तो शेष सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना या निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, लिखित एवं मौखिक रूप में अभ्यास करवाना या शीघ्रता से प्रश्न को हल करवाना। तो क्या सही हो जाएगा, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की या आदत डालने की शेष विधि है। यह सिद्धांत को समझने के बाद लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना हो जाएगा। सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखेंगे आठवां प्रश्न। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। ये कथन ड्यूर का है, वेकन का है, डटन का है, रमन का है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन रोजर वेकन का नहीं बल्कि आपके डटन का कथन है। इन्होंने डट कर यह कहा कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं शक्ति प्रदान करना है। शक्ति, इन्होंने डट कर शक्ति दिखाई, तो डटन की बात कर रहे हैं। नौवां प्रश्न है, कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। वराहमिहिर ने, महावीराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, श्रीधराचार्य ने। अब आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके बताना है कि कुहुक गणित ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अगर आपको पता है बेफिक्र कमेंट करें, जी हाँ बेफिक्र कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट यहाँ पर सर्वोपरि है, आपका फीडबैक यहाँ पर सर्वमान्य है। तो कुहुक गणित के रचनाकार और कोई नहीं आपके ब्रह्मगुप्त हो जाएंगे। 10वां प्रश्न दिया गया है कि गुर्जर प्रदेश भीनमाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन वर्तमान मध्य प्रदेश की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख कौन थे। महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। तो प्रख्यात शहर उज्जैन के अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख कौन थे, सभी कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका कमेंट ब्रह्मगुप्त है तो बिल्कुल आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, ये राजस्थान के निवासी हैं। 11वें नंबर प्रश्न है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, गणेशाचार्य। तो गणित सार संग्रह की जब भी बात करते हैं एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं महावीराचार्य की बात कर रहे हैं। गणित सार संग्रह महावीराचार्य, नोट कर लेंगे। और सभी को फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल मिलेगा। आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहां पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, फ्री में नोट्स। क्योंकि ये राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, आप लोगों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का परिवार है, जी हाँ और फैमिली है। बात करेंगे 12वें प्रश्न की कि गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। वह आपकी प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, संश्लेषण विधि है, प्रोजन विधि। देखिए 3-4 प्रश्न एक ही में कंबाइन कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। गणित की वह कौन सी विधि जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है। एक प्रश्न आपका यहाँ से यहाँ तक बनता है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, यानी गणित की ऐसी विधि बताइए जिसमें छात्र जो है अधिक सक्रिय रहते हैं। एक ये प्रश्न बन गया। तीसरा फिर बनता है, इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। गणित की ऐसी विधि बताई जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। यानी 3 प्रश्नों को एक ही प्रश्न में कंबाइन कर दिया गया। यानी यहाँ से हमारे 3 से 4 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो वह कौन सी विधि कहलाएगी, वह हमारी कौन सी कहलाती, सभी कमेंट करें। प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे। जी हाँ, अगर प्रश्न आ गया कि गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, वह होगी प्रयोगशाला विधि। गणित की वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह है प्रयोगशाला विधि। गणित की वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, वह है प्रयोगशाला विधि। 13वां प्रश्न है,
कि गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न आ गया कि गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में, किसकी स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं होगी। यूक्लिड, गैर यूक्लिड, आनुवांशिक या औपचारिक स्वयं सिद्धि। देखिए स्वयं सिद्ध विधि में यूक्लिड विधि भी शामिल होती है और गैर यूक्लिड विधि भी शामिल होती है और आपकी औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि शामिल हो सकती है, लेकिन आनुवांशिक विधि यहाँ पर शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न है विभाजनी का प्रयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है। किसकी बात करें, विभाजनी का उपयोग। तो विभाजनी का उपयोग कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, रेखाखंड की लंबाई में। विभाजन करना, विभाजन मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो विभाजन का उपयोग बनाने में किया जाता है, किसको बनाने में, तो रेखाखंड की लंबाई आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग सही बात कर रहे हैं, रेखाखंड की लंबाई बात में किया जाता है। और सभी को पता है अगर कोण की बात करें तो कोण के चांदा का प्रयोग किया जाता है जो चंद्र की तरह होता है और यहाँ पर ऐसे एक, ठीक है, कोण बने होते हैं, वो होता है चंद्र। त्रिभुज का होता है एक ट्रिपलेट होता है, उस त्रिभुज के लिए होता है, और आयत के लिए भी एक होता है, ठीक है। तो विभाजनी का उपयोग रेखाखंड की लंबाई में किया जाता है जिसे हम पटली बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना अपने भाषा में पटली। 15वां प्रश्न है आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या बात कर रहे हैं निगमन विधि की। तो आप एक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बिंदु हैं, तो आप बच्चों को मान लीजिए परिधि वृत्त के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो वृत्त के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, तो मान लीजिए वृत्त की परिधि ज्ञात करना हो तो किस शिक्षण विधि का आप लोग प्रयोग में लाएंगे। विश्लेषण, इकाई, क्रिया, निगमन। तो सभी जानते हैं वृत्त की परिधि ज्ञात कर रहे हैं, हम किस विधि की बात करेंगे, निगमन विधि की। क्योंकि वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम फार्मूला नियम बताएंगे कि 2πr वृत्त की परिधि होता है, πr² वृत्त का क्या होता है, कमेंट करें। क्षेत्रफल की बात करेंगे, त्रिज्या क्या होती है, r होती है, व्यास बराबर कितना होता है, 2r होता है। ये सारे हम नियम फार्मूले बताएंगे, ठीक है। तो शिक्षण विधि वो कहलाएगी हमारी निगमन विधि कहलाएगी। और आज के प्रैक्टिस सेट का मॉक क्वेश्चन नोट कर ले, मॉक क्वेश्चन बाय जायसवाल सर, सभी नोट करें। और हर एक भाई बहन का मॉक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, कमेंट बेफिक्र करें, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर आप कमेंटेड होते हैं तो एग्जाम में और आप कमेंटेड होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए कमेंट जरूर करें। तो पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि गुण कौन सी कहलाती है। व्यक्तिगत क्रियाएं विधि का गुण है, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना है, या छात्रों की पाठ्य वस्तु गहनता से विकास करना है, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल नहीं है, इतना नॉर्मल से लेना नहीं है, मॉक क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सभी कमेंट करें, मॉक क्वेश्चन का आंसर बताएं और ये भी बताएं 15 में से आपने कितना स्कोर ये किया, 10+ किया, 12+ किया, या 15 में से 15 स्कोर किया। सभी कमेंट करके हर एक क्लास ज्वाइन करिए, हर एक प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट की चल रही है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है आउट ऑफ 150 में से 125+ का स्कोर करना, सिलेक्शन पाना और सपने को साकार करना, इस देश को शिक्षा जगत में अव्वल बनाना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।